Hey guys, welcome back. After a short break, we are back to our studies and आज जो अपन चैप्टर कवर करेंगे that is chapter number 9 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये वाला जो चैप्टर है इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फॉरेन ट्रेड के ऊपर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नॉर्मली जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जब आती है तो वो 5 साल के लिए आती है। सो दीज आर द 5 ईयर प्लान्स दैट द गवर्नमेंट रिलीजेस। यहाँ पर जो अपन बेसिकली बात करेंगे वो फॉरेन ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। तो अपन को जो पॉलिसी पढ़नी है दैट इज़ फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2020। मतलब अभी ये 2020 मार्च में एक्चुअली ये पॉलिसी एक्सपायर होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसको जो है एक्सटेंशन मिल गया बाय 1 ईयर। तो अब जो ये पॉलिसी है, जो ये 15 से लेके 20 वाली पॉलिसी है, ये वाली पॉलिसी अब जो एक्सपायर होगी वो होगी 2021 में। सो टिल December 2020 अटेम्प्ट दिस इज़ द पॉलिसी दैट इज़ एप्लीकेबल। अदरवाइज आपके अटेम्प्ट में जो है ये पॉलिसी चेंज होने वाली थी, क्योंकि अभी जो बजट आता उसमें ये पॉलिसी नई वाली आती, बट ड्यू टू कोविड एंड कोरोना वायरस दिस पॉलिसी हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर और अभी पॉलिसी 2021 तक एप्लीकेबल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आगे चेंजेस नहीं होंगे। इस अटेम्प्ट के बाद दैट इज़ जून अटेम्प्ट के बाद इंस्टीट्यूट का वापस से एक कॉरिगेंडम रिलीज़ होगा जिसमें जो है अलग अलग चैप्टर्स के चेंजेस दिए जाएंगे एंड एक्सपेक्टेड है कि इस चैप्टर के भी कुछ चेंजेस जो है वो उस कॉरिगेंडम में ज़रूर आएंगे। तो जब वो रिलीज़ होगा तब अपन वो चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो अपन को पढ़ना है वो 2015 से लेके 2020 वाली जो पॉलिसी है उसके बारे में अपन को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो जब अपन ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो चीज़ अपन को पढ़नी है वो है फॉरेन ट्रेड। एंड व्हेन वी से द वर्ड एज फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? जो दो ये वर्ड्स हैं, सबसे पहले तो फॉरेन और ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, और फॉरेन तो आप जानते ही हो, बाहर से लाया हुआ या बाहर से किया हुआ, तो समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ इंडिया। तो जब आप इंडिया के बाहर से कोई बिज़नेस कैरी आउट करते हो तो उसको फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। इसी चीज़ को रेगुलेट करने की जो पॉलिसी रिलीज़ हुई उसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहा गया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो चीज़ों से बनी है, और या तो ये जो वर्ड है फॉरेन ट्रेड, इसके जो दो मेन कंटेंट्स हैं बेसिकली वो है इसके अंदर, एक तो हो गया आपका इंपोर्ट और एक हो गया आपका एक्सपोर्ट्स। जो इसके मेन एसेंस हैं फॉरेन ट्रेड के, यही दो मेन एसेंस हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स। तो जब आप इंपोर्ट की बात करते हो तो इंपोर्ट का मतलब होता है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, मतलब इंडिया में लेकर आना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो दो मेन चीज़ें हैं ये अपन को इसके अंदर पढ़नी है। तो जब आप दो टर्म्स की बात करते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो उसमें क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, कैसे होती हैं, क्या ये इंपोर्ट फ्री रहेंगे, क्या हम बाहर से कोई भी चीज़ लाकर इंडिया में लेकर आ सकते हैं ट्रेड पर्पसेस के लिए, या हम इंडिया से बाहर कुछ भी बेच सकते हैं, तो क्या हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन कौन से टैक्सेस होंगे, कौन कौन सी चीज़ों को अपन को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें अपन को इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो जब आप बात करते हो इंपोर्ट्स की, मान लीजिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, हम कहते हैं दिस इज इंडिया, राइट। आप यहाँ से कुछ अंदर लेकर आओ, दैट इज इंपोर्ट। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर दो उसको और फिर आप बाहर उसको सेल आउट कर दो। तो जब आप इंडिया के अंदर कुछ लेकर आते हो तो वो होता है इंपोर्ट, और इंडिया में आपने उसको मैन्युफैक्चर कैरी आउट किया, मतलब जो आप लेकर आए उसको आपने प्रोसेस किया, आगे रिफाइन किया और उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया और इस प्रोडक्ट को आपने बाहर सेल आउट कर दिया। जब आप उसको इंडिया के बाहर सेल आउट करोगे तो दैट इज़ एक्सपोर्ट, राइट। अब जब आप इंपोर्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो
मान लीजिए आपका कोई भी प्रोडक्ट है दैट इज़ $200, $200 आपने बाहर यूनाइटेड स्टेट्स का जो जो आप जिससे आपने ये खरीदा है उसको आपने $200 पे किए, और आप वो प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में आपने उसको बोला कि आप शिपिंग कर दो इन सब चीज़ों की, और शिप से जो आपका सामान है वो इंडिया में आ रहा है। अब इंडिया में जब ये सामान एंटर करेगा तो हमारी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं कि जब भी कंट्री में आप कोई भी सामान को आप एंटर करवाते हो तो उसके लिए आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करोगे तो ये इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसके ऊपर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जो भी ड्यूज़ होंगे, और ये टैक्सेस पे करने के बाद आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप इस प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर ला सकते हो। अब इन टैक्सेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो एक जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी जो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगती है। मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है उसका बेस वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू $200 है, तो इसके ऊपर वो बोल सकते हैं कि आपको एट द रेट ऑफ 10% इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी है। मतलब अगर जब आप इसको इंडिया में लेकर आओगे तो ये पहले कन्वर्ट होगा। मान लीजिए $100 अपनी वैल्यू है, तो टू फॉर एग्जाम्पल इफ़ $1 इज़ ₹100, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज़ का बेस वैल्यू, प्लस इसके ऊपर 10% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी 2,000 रुपीज़, विच इज़ 22,000 रुपीज़। इसकी जो प्राइस है वो इंडिया के अंदर आपको बेस वैल्यू मिलेगी। मतलब जब आप इंडिया के अंदर इसको लेकर आओगे, इंडिया के अंदर लाने के लिए आपको टैक्सेस पहले पे करने पड़ेंगे, तो इसके ऊपर 2,000 रुपीज़ आप पे कर दो, तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी इसको इंडिया के अंदर लाने के लिए, दैट इज़ 22,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, राइट। अब ये जो 22,000 का है मटीरियल, रॉ मटेरियल जो आपके लिए है, आपने इसको प्रोसेस किया, इस रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेस किया, मैन्युफैक्चर किया, प्रोसेस करने के बाद इसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, और वैल्यू एडिशन होने के बाद जो इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट वगैरह सब इंक्लूड करने के बाद इसकी जो प्राइस हो गई वो 40,000 रुपीज़ हो गई, इंक्लूडिंग योर प्रॉफिट्स। यानी अगर मैं इसको लोकल मार्केट में बेचने जाता तो मैं 40,000 रुपीज़ में बेचूंगा, लेकिन मुझे इसे लोकल मार्केट में नहीं बेचना, मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट करने के लिए जब भी आप इंडिया से बाहर कुछ लेकर जाते हो तब भी आपको टैक्सेस पे करने की ज़रूरत होती है, यानी बिना टैक्स पे किए आप इंडिया से कुछ बाहर भी लेकर नहीं जा सकते। तो जब आप इसको एक्सपोर्ट करने के लिए जाओगे तो एक्सपोर्ट में वो आपसे एक चीज़ टैक्स मांगेंगे, इसमें भी आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, और यहाँ पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। ओके, मान लीजिए एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है जनरल रेट, अब यहाँ पे मुझे ये 40,000 का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करना है, तो वो बोलेंगे 40,000 का प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इसके ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी इसके ऊपर पे करनी है, तो मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी आती है एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, तो 20% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो मुझे इसके ऊपर पे करनी पड़ेगी, यानी ₹40,000 के ऊपर 20% ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी हो जाएगी ₹8,000। तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना हो गया इसका, 48,000 रुपीज़, राइट। तो ये एक तरीके से जो है मेरी एक्सपोर्ट प्राइस भी बढ़ गई। अब ये एक्सपोर्ट प्राइस मेरी बढ़ गई तो बाहर जाकर मेरा प्रोडक्ट फिर महंगा हो जाएगा, तो इसलिए जो ये एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्सेस लगे और इम्पोर्ट के ऊपर भी टैक्सेस लगे, तो मुझे दोनों टाइम जो है इसके टैक्सेस को पे करना पड़ रहा है। एक इम्पोर्ट के ऊपर मैंने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करे, और एक्सपोर्ट करने पर मैंने 8,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा पे करे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन को जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो और आपके ऊपर ये जो टैक्सेस लग रहे हैं, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इन दोनों को जो है आपको सेव करना है। ठीक है, इन टैक्सेस को आपको बचाना है, इसीलिए ये जो है एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है अपनी लाई गई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लाया गया इसी चीज़ को लाने के लिए कि आप इन टैक्सेस को सेव कर सकें, और इन टैक्सेस को आप किस तरीके से सेव कर सकते हो ये चीज़ अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ओके, एक जो चीज़ अपने यहाँ बहुत प्रेवलेंट है वो ये है कि अपने यहाँ इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी हाई है, और जो अपना एक्सपोर्ट है वो काफ़ी लो है। ये चीज़ होने के कारण हमारे कंट्री में जो है वो एक चीज़ काफ़ी प्रेवलेंट है, दैट इज़ ट्रेड इम्बैलेंस।
ट्रेड इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, यानी अंदर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं लेकिन बाहर जाने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हमारी कंट्री में बहुत प्रिवेलेंट है और इसी चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पर ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर आए हैं, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी टैक्सेस में जो है वो छूट दे रखी है कि आपको एक्सपोर्ट करने पर ये टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है कंपैरेटिवली सस्ता हो सकता है और बाहर के मार्केट में आप काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ताकि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स का लेवल बढ़े और जो है हमें फ़ायदा हो। इसीलिए यहाँ पर इन टैक्सेस में छूट दी गई है और ट्रेड इम्बैलेंस को कम किया जा सके, इसलिए ये पॉलिसी दैट इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसको लाया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन को ये चीज़ें भी पढ़नी है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और इस चीज़ को कम करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आपको टैक्सेस में बचत होनी चाहिए, यानी टैक्सेस की जो है वो सेविंग होनी चाहिए। और ये टैक्सेस की सेविंग कैसे होगी? थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, जो स्कीम्स अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ अपन को इस चैप्टर के अंदर यही पढ़नी है जो है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये है आपका बेसिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, बट अपन को इसी चीज़ को जो है इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है। अपन काफ़ी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे टर्म्स की, कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, कब क्या यूज़ होता है, कब क्या यूज़ नहीं होता, ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट करने पर लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट करने पर लगते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स है और किस स्कीम के अंदर क्या क्या छूट मिलती है, ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टैक्स सेविंग की, मैंने कहा आपको इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है टैक्स सेविंग। तो टैक्स सेविंग जो है वो आपको दो तरीके से मिल सकती है। एक होता है एग्जेम्पशन और एक होता है रेमिशन। इन दो तरीक़ों से आपके टैक्स सेविंग आपको मिलती है। जब हम बात करते हैं एग्जेम्पशन की, तो एग्जेम्पशन में हम बोलते हैं कि आपको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू पे। ठीक है, और जब हम रेमिशन की बात करते हैं तो रेमिशन में ये होता है, या तो आप अभी पे कर दो, पे नाउ, एंड इट इज़ देन रिफंडेड लेटर। बाद में जो है वो ये रिफंड कर दिया जाता है। और या तो फिर गवर्नमेंट विल पे ऑन योर बिहाफ। इस तरीके से भी रेमिशन मिलता है कि गवर्नमेंट आपके बिहाफ पर पे कर देगी। ठीक है, और एग्जेम्पशंस में आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, रेमिशंस में ऐसा होता है। एग्जेम्पशन में एक चीज़ और आती है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट सिस्टम। ये क्रेडिट सिस्टम जो है आप जीएसटी में पढ़ते आते होंगे। जीएसटी अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं क्रेडिट सिस्टम के अंदर। जो भी आप रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हो उसे कहा जाता है इनपुट, है ना। इनपुट को रॉ मटेरियल्स कहते हैं। ये इनपुट जाते हैं आपके प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो आता है उसे कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर क्या होता है, जब आपने इसमें इनपुट्स डाले हैं, इस इनपुट्स को आपने ख़रीदा होगा, इस इनपुट्स के ऊपर जीएसटी आपने पे करी होगी, राइट। तो जीएसटी जो आपने पे करी होगी इसको कहा जाता है इनपुट जीएसटी। ठीक है, जब आपका आउटपुट आया तो आउटपुट पे भी आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, आउटपुट टैक्स, और इसके ऊपर जो जीएसटी आता है उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। तो जीएसटी में जो रूल है वो ये कहता है कि आप आउटपुट जीएसटी पे करने के लिए इस इनपुट जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो। मतलब यहाँ पे आप माइनस कर दो इनपुट जीएसटी और जितना नेट निकलता है उसको आप पे ऑफ कर दो, राइट। वही सिस्टम यहाँ पे भी होता है, क्रेडिट सिस्टम। हालांकि इसको जीएसटी नहीं बोलते, जीएसटी सिर्फ मैंने आपको लोकली जो है उसको सिर्फ समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल लिया है।
इसको जीएसटी नहीं बोलते, यहाँ पर जो क्रेडिट होता है उसको सेनवैट क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, और इस तरीके से आपको इसका क्रेडिट भी मिल जाता है। जब आप बाहर मतलब एक्सपोर्ट करने जाते हो तो जो भी टैक्सेस आपके ऊपर लगते हैं उसके अगेंस्ट आपको इनपुट टैक्सेस का क्रेडिट जो है वो मिल जाता है। बहुत सारी शर्तें होती हैं इनके अंदर कि किन केसेस में क्रेडिट मिल सकता है, किन केसेस में क्रेडिट नहीं मिल सकता, और वो सारी चीज़ें अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, क्लियर हुआ कि अपन को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अपन को यहाँ पर बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करनी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो 2015 से लेके 2020 वाली पॉलिसी की बात अपन को करनी है। ये 5 इयर्स में रिलीज़ होती है। इस साल जो है कोविड के कारण ये पॉलिसी 1 साल से एक्सटेंड हो गई है, यानी 2021 तक, मार्च 2021 तक ये पॉलिसी जो है वो वैलिड है। फॉरेन ट्रेड की जब अपन बात करते हैं तो आपको पता ही है फॉरेन ट्रेड का मतलब हुआ बाहर से कुछ भी बिजनेस करना, लेना देना, मतलब बाहर से खरीदना, फिर उसको प्रोसेस करना और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देना। इसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। अपने यहाँ जो है इंडिया में ट्रेड इम्बैलेंस बहुत है, क्योंकि अपने यहाँ इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। तो अपनी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो इसी चीज़ को कम करने के लिए लाई गई है। वो हालांकि दोनों की तरफ वो हालांकि टैक्स बेनिफिट्स आपको देते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि एक्सपोर्ट्स को जो है वो फ्लॉरिश किया जा सके। और आप एक्सपोर्ट्स को तभी फ्लॉरिश कर सकते हो जब आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम हो। वो चीज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के टैक्सेस को भी कम कर देते हैं, ताकि आपको सस्ता रॉ मटेरियल प्रोक्योर हो जाए। और प्रोसेस होने के बाद जब आप जो आउटपुट आपका फिनिश गुड्स बनते हैं, जब आप उनको बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हो तो उनके ऊपर भी जो है वो आपसे टैक्सेस नहीं लेते, ताकि जो आपके प्रोडक्ट्स बने हैं वो कम से कम कॉस्ट के हों और आपको बाहर बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ईजी हो। ठीक है, इम्पोर्ट का मीनिंग होता है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, जिसको इंपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है, और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उनको एक्सपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। सिर्फ ये एक रिजिड नेम नहीं है, इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के जो है टैक्सेस लगते हैं। जब आप फाइनल प्रोफेशनल लेवल पे जाकर कस्टम्स ड्यूटी और ये सब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टैक्सेस इसके अंदर आते हैं। इसको नॉर्मली इंपोर्ट ड्यूटी को कस्टम्स ड्यूटी भी कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कस्टम्स लॉ के अंदर आता है। ठीक है, टैक्स सेविंग जो आपको मिलती है वो दो तरीके से मिलती है। ये गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर होते हैं बेसिकली। दो स्कीम्स जो दो तरीके से जो आपको मिलती है वो है एग्जेम्पशन और रेमिशन। जब आप एग्जेम्पशन की बात करते हो तो एग्जेम्पशन का मीनिंग होता है कि आपको टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो आपके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कम्प्लीटली जो है वो एग्जेम्प्टेड हो, यानी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स को पॉलिसीज़ के अंदर लाया होगा जिनके ऊपर बिल्कुल भी टैक्सेस नहीं लगते, या फिर वो आपको सेनवाइड क्रेडिट दे सकते हैं कि आपने इनपुट पे जितना भी टैक्स पे किया है उस टैक्स का आप आगे क्रेडिट ले सकते हो। मान लीजिए अगर आपने इनपुट में 5,000 का टैक्स पे किया है और आपका आउटपुट टैक्स जो है वो 10,000 का आ रहा है, तो वो 5,000 आप उसमें से डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है रेमिशन स्कीम, जिसमें आपके लिए ये होता है कि आप अभी पे कर दो, फिर आपको बाद में उसका रिफंड हो जाएगा, या फिर आप मत पे करो, आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर आपका टैक्स पे कर देगी। अब किस चीज़ में कौन सा स्कीम एप्लीकेबल होगा, क्या एप्लीकेबल होगा, वो अपन जब स्कीम्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब अपन उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये फिर मैंने आपको जीएसटी का जो बेसिक बताया कि इस तरीके से जो है ये वर्कआउट होता है, और यहाँ पर जो भी नेट अमाउंट निकल के आता है वो आपको पे करना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये था आपका बेसिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पढ़ने से पहले आपको इस बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। हालांकि कुछ और चीज़ें भी हैं जैसे SEZ, EOUs और ये सब करके, लेकिन जब अपन वो वाला टॉपिक करेंगे उसके पहले मैं आपको उसका बेसिक बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही बेसिक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपन अभी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिक पार्ट है। सेकंड पार्ट जो इसका है वो स्कीम से रिलेटेड है, जिसमें अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो आपका डायरेक्टली जो है EOU, STP, BTP और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जो आपका चैप्टर नंबर 11 है वो भी इसी के साथ ही अपन को करना है। ठीक है, चलिए तो अब अपन नोट्स पे चलते हैं। पार्ट 1 के जो नोट्स हैं वो खोल लीजिए, और पार्ट 1 के नोट्स में साथ साथ रीड करते हुए अपन चलेंगे। कोई भी अगर आपको बीच में डाउट आए तो मुझसे व्हाट्सएप करके आप पूछ लेंगे, उन डाउट्स को नोट करते हुए चलें। चलिए, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर पार्ट 1।
इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड फॉर 5 years। मैंने आपको बताया कि 5 साल के लिए बनती है एट अ टाइम एंड रिव्यूड एनुअली। हर साल जो है इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है। द फोकस ऑफ द FTP हैज़ बीन टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। क्या फोकस है इसका? टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड फॉर इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए रूल्स और प्रोसीजर्स को प्रोवाइड करना इसका मेन फोकस है। एंड इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब होता है बेनिफिट्स, क्योंकि आप जब तक बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करोगे लोगों को तब तक लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। तो बेसिकली बेनिफिट्स प्रोवाइड करना फॉर प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट्स। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? अब आप मुझे अपने आप से सोचिए ज़रा इस चीज़ को कि अगर आप फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं और एक पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं फॉरेन ट्रेड की, तो उसके क्या-क्या क्या-क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो सकता है कि आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल सकता है ईज़िली, क्योंकि अगर आपके जो रूल्स हैं वो थोड़े से कम स्ट्रिंजेंट होंगे तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। तो आप जो है ग्लोबल मार्केट का आपको ईज़ी एक्सेस मिल सकता है। दूसरी बात, जब आप एक रिजिड पॉलिसी लेकर आओगे जो हर किसी के ऊपर एक जैसी अप्लाई होगी, तो उन पॉलिसी और फेयर पॉलिसी होगी, तो यू विल गेट गुड पार्टिसिपेशन, देयरफॉर इट विल बेनिफिट द कंट्री। तीसरा ये कि जो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो एक्सपोर्ट की बेसिकली जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हो। चौथी बात, जो सबसे अपनी बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्रेड इम्बैलेंस। तो इन पॉलिसीज़ को लाकर, रिजिड पॉलिसीज़ को लाकर, यानी ऐसी पॉलिसीज़ को जो सबके ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई होती हैं और प्रॉपर तरीके से अगर काम हो पाता है, तो हम अपने ट्रेड इम्बैलेंस को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो एक तरीके से जनरली ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अपन इसके अंदर पढ़ते हैं कि क्या-क्या इस ऑब्जेक्टिव में, यानी 2015 से 20 वाली जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी की क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला, टू प्रोवाइड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल पॉलिसी, यानी ये पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए। एनवायरनमेंट, to provide for a stable and sustainable policy environment for foreign trade in the मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज, यानी मर्चेंडाइज मतलब फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज आपको पता ही है, सेवाएं। तो एक तरीके से आपको स्टेबल और सस्टेनेबल पॉलिसी मिलनी चाहिए, और ये स्टेबल पॉलिसी जो है एक तरीके का अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ताकि जो मर्चेंडाइज है और सर्विसेज है उनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जा सके। दूसरा, to link the rules, procedures, and incentives for export and import with other initiatives such as Make in India, Digital India, and Skill India, and to create export promotion mission for इंडिया। ये सारी स्कीम्स के बारे में आपको पता ही है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल्स इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी हम लेकर आए हैं, इन स्कीम्स को भी इस फॉरेन ट्रेड के साथ इंटीग्रेट किया जा सके, इसलिए हम इस पॉलिसी को लेकर आए हैं। तो हमारा जो मिशन है यहाँ का, वो मिशन है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जो हम चाहते हैं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया जाए। फिर, टू प्रमोट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट, एक तरीके से इंडिया की एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया जाए बाय हेल्पिंग द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू गेन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस विद व्यू टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स। एक तरीके से हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। टू क्रिएट एन आर्किटेक्चर फॉर इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट, यानी ग्लोबल मार्केट में आपको प्रॉपर तरीके से जगह मिल पाए, उसको पाने के लिए आपको एक आर्किटेक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, यानी एक प्रॉपर बेस क्रिएट करना पड़ेगा इंडिया में, तभी इंडिया उस बेस के साथ आगे बढ़ पाएगा। तो बेसिकली, टू क्रिएट एन आर्किटेक्चर फॉर इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट विद द व्यू टू एक्सपैंड इट्स मार्केट्स एंड बेटर इंटीग्रेशन with the major regions, thereby increasing the demand for India's products and contributing to government's flagship Make in India initiative। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्यों लाया गया था? ताकि इंडिया में जो है वो प्रॉपर तरीके से काफ़ी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जा सके, और फिर इन प्रोडक्ट्स को जो है वो बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके। एक तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट की जो क्षमता है उसको बढ़ाना चाहते थे, इसलिए मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो आया, ताकि लोकली जो है गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके, इंडिया में बनाया जा सके और फिर उनको एक्सपोर्ट किया जा सके। जब आप बाहर किसी भी प्रोडक्ट पे मेड इन इंडिया का टैग देखें, तो ये समझ आ जाए कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट में अब अपना पोजीशन जो है वो लेना चाहता है। ओके, फिर, टू प्रोवाइड mechanism for regular appraisal in order to rationalize import and reduce
द ट्रेड इम्बैलेंस। हम क्या बोल रहे हैं, रैशनलाइज द इम्पोर्ट्स, क्योंकि अभी हमारे इम्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हम उसको रैशनलाइज करना चाहते हैं। एंड टू रिड्यूस द ट्रेड इम्बैलेंस, क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, इसलिए एक ट्रेड इम्बैलेंस है। जब भी कोई सीसॉ अगर आपने देखा हो तो उसमें किसी भी अगर एक साइड में ज़्यादा वेट होता है तो वो टेढ़ा होता है। इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, इन ऑर्डर टू मेक इट स्ट्रेट, यू नीड टू पुट इक्वल वेट्स ऑन बोथ द साइड। ओके, तो इसी तरीके से अभी अपने यहाँ जो है इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है एंड एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। तो एक तरीके से हमको हमारे इंपोर्ट्स को रैशनलाइज करना है और जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाना है। तो यही हमारा जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव होगा इस पॉलिसी के अंदर, दैट इज़ FTP 2015 टू 2020। इन ऑब्जेक्टिव्स को आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो? सो दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव बाय द फॉलोइंग मीन्स: एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन बोथ मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज। जो इंडस्ट्रीज है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री, एक तरीके से आप जिस पॉलिसी के थ्रू जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगी तो इंडिया में जो पॉवर्टी रेट है वो कम होगी। ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स विद फोकस ऑन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। जब आप एक्सपोर्ट लेवल के प्रोडक्ट्स बनाओगे तो आपको क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स क्वालिटी के नहीं होंगे तो जो बाहर के मार्केट्स हैं वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं आपके प्रोडक्ट को मार देंगे। तो आपको उन प्रोडक्ट्स से कम्पीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छे और क्वालिटी लेवल का बनाना पड़ेगा। A stable agricultural trade policy encouraging the import of raw material where required and export the processed products। एक stable raw material की अपन को agricultural policy की ज़रूरत है जिसमें raw material का import हो जहाँ पर भी requirement है, and export of the processed products। एक तरीके से import export को balance करने के लिए एक stable agricultural policy की ज़रूरत हमको है। फिर investment in agriculture overseas products, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर ओवरसीज टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर इंडियन इंडस्ट्री। एक तरीके से हम बाहर से जो है वो इंडियन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ का जो एग्रीकल्चर है उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। फोकस ऑन हायर वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए कि हम हायर वैल्यू एडिशन कर सकें और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन भी करवा सकें। लोअर टैरिफ ऑन इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स। जो इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स हैं उनमें कम टैक्सेस लगे या कम टैरिफ्स लगे। टैरिफ मतलब एक तरीके से टैक्सेस ही होता है, यानी कम टैक्सेस लगे ताकि जो हमारे इनपुट्स हैं या रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें थोड़े सस्ते मिल सकें या चीपर मिल सकें, सो दैट अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज़ डाउन। Development of trade infrastructure and provisions of production and export incentives। एक तरीके से हमको प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए जाएं। इंसेंटिव्स मतलब बेनिफिट्स दिए जाएं ताकि जो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसके ऊपर भी टैक्सेस ना भरने पड़े हमें। बेसिकली हमारी सेविंग्स हो और हम जो है वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रिड्यूस प्राइस प्रोवाइड कर सकें ताकि हम बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ये अपने मीन्स हैं, मतलब इन सब मीन्स के थ्रू आप इन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FTP एंड व्हाट आर द मीन्स थ्रू विच यू कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। जब ऐसा पूछा जाएगा तो आप दोनों चीज़ों को बताएंगे। जब आपसे सिर्फ पूछा जाए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FTP 2015 टू 2020 तो आपको सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करनी है, मीन्स के बारे में तब नहीं लिखना। ओके, अगर ये कंबाइंड क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है 5 मार्क्स का, और अगर सिर्फ आता है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो आपको ये 3 मार्क्स में भी ये चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैप्स में, प्राइमरी फोकस है अपना एक्सेलरेटिंग द एक्सपोर्ट्स। हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े सो दैट वी कैन अचीव द बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है यानी इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, वो कम किया जा सके, उसको स्टेबलाइज किया जा सके। तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी के अंदर। ओके, फिर आती है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये सारी की सारी डेफिनेशंस नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट वंस है। आपकी बाकी डेफिनेशंस आपकी बुक के अंदर है, उन डेफिनेशंस को भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा सो दैट यू नो कि जो चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन सी सारी डेफिनेशंस लिखी गई हैं। सबसे जो पहली डेफिनेशन है वो है एक्चुअल यूज़र के बारे में, यानी कौन है जो उस प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज़ करता है। सो एक्चुअल यूज़र इज़ अ पर्सन आइदर नेचुरल और लीगल who is authorized to use the imported goods in his or her own premises which has a definitive postal address। मतलब हम एक्चुअल यूज़र
उसको बोलेंगे जिसके पास पूरी अथॉरिटी है इम्पोर्टेड गुड्स को यूज़ करने की। ज़रूरी नहीं है कि अगर इम्पोर्टेड गुड्स मैंने ही मंगाए हैं तो मैं ही यूज़ करूं। हो सकता है मेरे बिहाफ पर कोई और यूज़ करे, तो वो तब उस केस में एक्चुअल यूज़र हो जाएगा। जिसने उन प्रोडक्ट्स को एक्चुअली में यूज़ किया है, असली में यूज़ किया है, उसे एक्चुअल यूज़र कहा जाएगा। फिर आता है एक्चुअल यूज़र इंडस्ट्रियल। Actual user industrial. It is a person, either natural or legal, who utilizes the imported goods for manufacturing. फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे जो वर्ड आया है वो मैन्युफैक्चरिंग लिखा आया है। इन इज ओन इंडस्ट्रियल यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग फॉर इज ओन यूज इन अनदर यूनिट इंक्लूडिंग अ जॉबिंग यूनिट विच हैज़ अ डेफिनेटिव पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग की। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि हम जो एक्चुअली में ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग हिज ओन प्रोडक्ट्स, जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करेगा इन इज़ ओन इंडस्ट्रियल यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर कहीं और जॉबिंग यूनिट में भी अगर वो यूज़ करेगा तो उसे एक्चुअल यूज़र इंडस्ट्रियल कहा जाएगा। हम यहाँ पे वर्ड इंडस्ट्रियल क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चर है। इंडस्ट्रियल जब भी आएगा तब आपको मैन्युफैक्चर वर्ड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फिर हम आते हैं एक्चुअल यूज़र नॉन इंडस्ट्रियल। It is a person, either natural or legal, who utilizes the imported goods for his own use in किन किन चीज़ों में? Any commercial establishment carrying on any business which has a definitive postal address, or research and development institution, university or other educational institution or hospital which has a definitive postal address, or any service industry which has a definitive postal address। एक तरीके से तो ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ फ़र्क ये है जो पहला वाला है वो एक्चुअल यूज़र की जब बात करता है तो उसमें किसी जो यूज़ है प्रोडक्ट का, जो एंड यूज़ है, वहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये एंड यूज़ है, हम कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी आप कंज्यूम कर सकते हो, तो आप एक्चुअल यूज़र में आओगे। जब आप कहते हो एक्चुअल यूज़र इंडस्ट्रियल, तो जब आप वर्ड यूज़ करते हो इंडस्ट्रियल तो वहाँ पे जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। यानी आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर कर कुछ मैन्युफैक्चर करने वाले हो, तो वो आता है एक्चुअल यूज़र इंडस्ट्रियल में। और जब आप कहते हो एक्चुअल यूज़र नॉन इंडस्ट्रियल, तो जब आप नॉन इंडस्ट्रियल की बात करते हो तो वो कोई बिजनेस सर्विसेज हो सकती हैं, कोई और सर्विसेज हो सकती हैं, एजुकेशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में जब आप यूज़ करते हो, यानी जहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो उसे नॉन इंडस्ट्रियल एक्चुअल यूज़र भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीन डेफिनेशंस मैंने क्यों इंक्लूड करी नोट्स में? वो इसलिए इंक्लूड करी क्योंकि इसके तीन पार्ट्स हैं, एक्चुअल यूज़र इंडस्ट्रियल एंड एक्चुअल यूज़र नॉन इंडस्ट्रियल। तो जब वो एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि डिफाइन एक्चुअल यूज़र, अगर सिर्फ एक्चुअल यूज़र लिखा है तो आपको पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके नीचे आप लिख सकते हो कि इट कैन बी आइदर इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल। ठीक है, और जब आपसे पूछते हैं एक्चुअल यूज़र इंडस्ट्रियल तो आपको स्पेसिफिकली यही वाली डेफिनेशन को डिफाइन करना है। फिर हम आते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। आप बहुत सारे टॉपिक्स में अब तक पढ़ते आए हो, कैपिटल गुड्स, डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जब आप बात करते हो कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर देयर टू स्टे विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन की यूज़फुल लाइफ क्या है प्रोडक्ट की, एंड विच आर गोइंग टू बी यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट इन योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए उन एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे एसेट्स को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। इट कैन बी मशीनरी, इट कैन बी फर्नीचर, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट हैज़ टू बी यूज्ड इन योर ओन बिजनेस। आपको उस प्रोडक्ट को अपने बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप कुछ बनाते हो प्रोडक्ट तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मशीन की ज़रूरत है, तो वो मशीन जो है आपकी कैपिटल गुड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी आर टीचिंग, तो टीचिंग करने के लिए अगर आपको बोर्ड और मार्कर की ज़रूरत है तो वो आपके कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। आपको फर्नीचर की ज़रूरत है, यू नीड डेस्क फॉर गेटिंग योर स्टूडेंट सीटेड, तो उन सब चीज़ों को भी आपको एज अ कैपिटल गुड्स फर्नीचर में इस्तेमाल क्लासीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड दीज प्रोडक्ट्स फॉर कैरिंग ऑन योर बिजनेस। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो परमानेंट टाइप के होते हैं, और नॉट एग्जैक्टली परमानेंट क्योंकि उनकी भी एक यूज़फुल लाइफ होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट साइड में आ जाते हैं उनको कैपिटल गुड्स कहा जाता है। तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी? इट मीन्स एनी plant, machinery, equipment, or accessories required for manufacture or production
either directly or indirectly of goods or for rendering of services, including those required for replacement, modernization, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन. मतलब इन चीज़ों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. It includes packaging machinery and equipment, refrigeration equipment, power generation set, machine tools, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture, as well as for the use in services sector. तो बेसिकली जब आपको अपना बिजनेस कैरी आउट करने के लिए जिन एसेट्स की ज़रूरत है उनको कैपिटल गुड्स कहा जाता है. यही इस पूरे 6-7 लाइन की डेफिनेशन में लिखा है. अगर मैं को इसको एक ही लाइन में कहना हो, सो वट एवर प्रोडक्ट्स दैट यू नीड टू कैरी आउट योर बिजनेस और टू फर्दर योर सर्विसेज, those products are known as capital goods. फिर हम आते हैं ड्रॉबैक ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट. एक तरीके से आपको ड्रॉबैक मिल सकता है ड्यूटीज़ का, और यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है डीम्ड एक्सपोर्ट. ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रॉबैक की. इन रिलेशन टू एनी गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए, एंड आर सप्लाइड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स, एक तरीके से ये एक्सपोर्ट्स ही हुए, मीन्स द रिबेट ऑफ ड्यूटी और द टैक्स एज द केस में बी चार्जेबल ऑन एनी इम्पोर्टेड मटीरियल और एक्साइजेबल मटीरियल्स used or taxable services used as input services in the manufacture of goods. मैंने आपको बताया था ना कि आप ड्यूटीज़ का जो भी टैक्सेस आपके गुड्स इनपुट्स में लगे हैं, रॉ मटेरियल लाने में कुछ टैक्सेस लगे तो वो टैक्सेस आपने पे करे. इनपुट सर्विसेज अगर आपने ली है, कोई सर्विसेज अगर आपने ली फॉर अपने मैन्युफैक्चर के लिए और उसके ऊपर भी आपने टैक्सेस पे करे हैं, तो इन टैक्सेस का आप बेनिफिट आगे जाकर ले सकते हो. आप इन टैक्सेस को आउटपुट टैक्स में से माइनस कर सकते हो. वही चीज़ उसे कहते हैं ड्रॉबैक. ठीक है, वही कहलाता है ड्रॉबैक. जब आपको अपने रॉ मटेरियल्स के पे किए हुए टैक्सेस का बेनिफिट मिल जाता है तो उस बेनिफिट को कहते हैं ड्रॉबैक. क्लियर हुआ. फिर आते हैं अपन आईटीसी के ऊपर, विच इज़ अ हार्मोनाइज सिस्टम. यहाँ पर जो है एक कोड वाइज ना एक हार्मोनाइज सिस्टम बना हुआ है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के उन्होंने अलग अलग कोड्स दिए हुए हैं. और ये कोड्स कैसे बनाए हैं इन्होंने, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं, यानी इसमें अल्फ़ाबेट्स भी है और न्यूमरल्स भी है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने एक आईटीसी कोड जो है वो दिया हुआ है. इट इज़ अ compilation of codes for all merchandise or goods for export or import. Goods are classified based on their group or subgroup at 2468 digits. India maintains national harmonized system of goods at 8 digit level. हम जो यूज़ करते हैं वो 8 digit level का कोड अपन यूज़ करते हैं, यानी अपने यहाँ 8 digits तक के जो है कोड्स दिए जाते हैं. The import and export policy for all goods are indicated against each item in ITC-HS. Schedule 1 of the ITC-HS, HS का मतलब Harmonized System, lays down the import policy regime while Schedule 2 of the ITC-HS details the export policy regime. यानी जो शेड्यूल 1 है ITC-HS का उसके अंदर imports हैं, और जो शेड्यूल 2 है ITC-HS का उसके अंदर exports हैं. ठीक है, तो ये आईटीसी कुछ नहीं है, बस अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, और इन अलग अलग प्रोडक्ट्स के आगे उन्होंने कोड के साथ साथ लिखा हुआ है कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आपको फॉलो करनी है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर. ओके, तो जो उसका शेड्यूल 1 है उसमें इंपोर्ट्स के बारे में लिखा है कि जब आप किन किन प्रोडक्ट्स को अगर इंडिया के अंदर लेकर आते हो तो आपको क्या क्या करना ज़रूरी है, और जो उसका शेड्यूल 2 है वो एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करता है. ठीक है, फिर हम आते हैं स्कॉमेट के ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्कॉमेट क्या होता है. इट इज़ बेसिकली एन एब्रीविएशन जिसका अपन अभी डिटेल पढ़ेंगे कि इस SCOMET जब आप कहते हो स्कॉमेट तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा. स्कॉमेट इज़ अ नॉमेनक्लेचर फॉर डुअल यूज़ आइटम्स. डुअल यूज़ आइटम्स मतलब दो टाइप के इसके यूजेस हो सकते हैं. डुअल यूज़ आइटम्स ऑफ स्पेशल केमिकल्स, organisms, materials, equipment and technology. तो एक तरीके से ये केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है. ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही
स्पेशलाइज़ तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि स्पेशल केमिकल्स हैं ये, इनसे कोई भी रिएक्शन हो सकता है। ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं ये। मटेरियल्स हैं, किस तरीके के मटेरियल्स हैं आपको नहीं पता। इक्विपमेंट्स है और टेक्नोलॉजी है, तो बेसिकली इनको स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में रखा हुआ है, इसलिए इसको जो है कॉमेट का नाम दिया गया, एक एब्रिविएशन दिया गया, वेयर एस स्टैंड्स फॉर द स्पेशल, C chemicals, O is organisms, M is the materials, E is the equipment, and T is the technology. The export of dual use items and technology under India's foreign trade policy is regulated. मतलब ये फ्री एक्सपोर्ट्स में नहीं आता, इसके ऊपर रेगुलेशंस है, बंदिशें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फ्री एक्सपोर्ट। स्कॉमेट से रिलेटेड कोई भी आइटम जो है वो फ्री एक्सपोर्ट में नहीं आता, इसके ऊपर जो बंदिशें हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। लिखा ही है आगे इसमें कि एक्सपोर्ट ऑफ डुअल यूज आइटम्स एंड टेक्नोलॉजी अंडर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज़ रेगुलेटेड। इट इज़ रेगुलेटेड का मतलब क्या है कि ये रेगुलेशंस के अंदर है, आपको उन रेगुलेशंस का पालन आपको करना ज़रूरी है। इट इज़ आइदर प्रोहिबिटेड, या तो ये प्लेन प्रोहिबिटेड है, और इट इज़ परमिटेड अंडर एन ऑथराइजेशन, या फिर अगर आपको इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था अपना स्कॉमेट। फिर हम आते हैं सर्विसेज की डेफिनेशंस पर। सर्विसेज की डेफिनेशन बहुत इजी है, आपको पता ही है। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रेडेबल सर्विसेज कवर्ड अंडर द जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। GATS में जो भी सर्विसेज लिखी है वो सर्विसेज इस डेफिनेशन में आ जाएंगी। एंड अर्निंग फ्री फॉरेन एक्सचेंज, या जिनके ऊपर आप फ्री फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स अ पर्सन प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ अ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी कंट्री, यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। मोड नंबर 1, इंडिया से किसी और कंट्री में अगर आपने प्रोवाइड किया तो वो सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंज्यूमर ऑफ एनी अदर कंट्री, अगर आपने सिंगल हैंडेडली किसी कंज्यूमर को प्रोवाइड करी है तो भी आप इसके अंदर आ जाओगे, यानी मोड नंबर 2, कंजम्पशन अब्रॉड। फिर आता है सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस इन एनी अदर कंट्री। जब आप कमर्शियल लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो वो भी आप सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन के अंदर आओगे। और जो चौथा है, that is service from India through the presence of natural persons in any other country, यानी मोड नंबर 4, which is presence of natural persons। यानी किसी और पर्सन के थ्रू अगर आप बाहर कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हो तो उसे मोड नंबर 4 के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। तो बेसिकली 4 मोड हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो मोड है दैट इज़ वेरी नॉर्मल, कि अगर आप इंडिया से कहीं और सर्विस प्रोवाइड करते हो देन दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। नंबर 1, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंज्यूमर्स ऑफ एनी अदर कंट्री, अगर आपकी सर्विस इंडिया में है और आप सिंगल हैंडेडली कोई और के कंज्यूमर्स को कुछ कर रहे हो तो वहाँ पर आपका कंजम्पशन बेस आ जाता है, यानी कंजम्पशन अब्रॉड। सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस इन एनी अदर कंट्री, अगर आप कमर्शियल लेवल पर प्रोवाइड करते हो तो वो मोड नंबर 3 के अंदर आ जाएगा, यानी कमर्शियल प्रेजेंस। और अगर आप किसी नेचुरल पर्सन के थ्रू अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो फिर वो आ जाएगा मोड नंबर 4, यानी प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सनस। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही सड़ा सा है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस क्लासिफिकेशन के अंदर। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर जो वर्ड है उसके अंदर हर तरीके की सर्विस को वो लोग इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे आपने सिंगल हैंडेडली प्रोवाइड करी हो, चाहे आपने कमर्शियल लेवल पे प्रोवाइड करी हो, चाहे आपने किसी एजेंट के थ्रू प्रोवाइड करी हो, या चाहे आपने खुद प्रोवाइड करी हो, वो सारी की सारी चीज़ों को वो सर्विस प्रोवाइडर के वर्ड के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। लास्ट जो डेफिनेशन है दैट इज़ अथॉरिटी टू स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स। इस प्रोसीजर्स को, यानी ये जो FTP है इसको रेगुलेट करने के लिए, या फिर इसके अंदर जो स्कीम्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी आएगी, तो उसका नाम है DGFT, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ही मे स्पेसिफाई द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एनी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर और बाय एनी लाइसेंसिंग और रीजनल अथॉरिटी और बाय एनी अदर अथॉरिटी। तो जो DGFT है वो ही सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेगा, और इस पॉलिसी को वो ही रेगुलराइज करेगा, वो ही एग्जामिन करेगा, सुपरवाइज करेगा। DGFT के अलावा और कोई भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के अंदर बिना DGFT के परमिशन के कोई एडवाइज़री जारी नहीं करता। DGFT ही मेन है जो इन सब चीज़ों के बारे में एडवाइज़री जारी करता है। ठीक है, क्लियर हुआ?
कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो अपनी डेफिनेशंस जो हैं वो अपन इस वीडियो तक अब अपन ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहाँ तक ही डेफिनेशंस तक। इससे आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में होगा आपका। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें अपन सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कौन कौन से बेसिक्स हैं, कौन सी बेसिक पॉलिसीज़ हैं। जो आपका सेकेंड पार्ट है उसमें अपन डिटेल में बात करेंगे पॉलिसीज़ को लेकर। और जो तीसरा पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू SEZ एंड EOUs, वो अपन सबसे लास्ट में कवर करेंगे। ओके, चलिए। सो यहाँ तक का आप पढ़ लीजिएगा। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स डू कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।